पेपर आ चुका होगा, देखता हूँ पेपर आया नहीं। तो इधर ही आ गया था। जय हिंद दोस्तों और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आज है 13 जनवरी 2023। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके बीच ये रहा। सबसे पहला जो टॉपिक है आज, वेजिटेबल प्राइस हेल्प इन्फ्लेशन कूल डाउन। तो ये सबसे पहला आपको हिंदू में आर्टिकल मिलेगा। और जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो है जो आया है इसमें, तो वेजिटेबल प्राइस, कोई भी चीज़ का कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम होता है तो इन्फ्लेशन कम होगा। ये सिंपल ट्रिक है आपको इन्फ्लेशन याद रखने का। और इन्फ्लेशन को आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो राइज इन जनरल प्राइस, जो भी प्राइस में हम खरीद रहे हैं, अगर कोई भी सब्जी हम खरीद रहे हैं 10 रुपये किलो, अगर वो बढ़ जाता है 20 रुपये हो जाता है अचानक से, 25 रुपये हो जाता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। अचानक बढ़ना इन्फ्लेशन है, घटना डिफ्लेशन में आ जाता है। और एक लेवल में चलना बिल्कुल तो कूल डाउन ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा कि उससे इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइज इन जनरल प्राइस। ये आप इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं अगर आता है तो। इन्फ्लेशन को अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट में आता है इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पे आता है 3 टाइप में, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, प्लॉटिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। इसको CTH करके आप याद रख सकते हैं। टाइप्स में रेट के हिसाब से, बेसिस ऑफ रेट 3 टाइप में। क्रीपिंग में 1 to 5% अगर राइज इन प्राइस है तो वो क्रीपिंग में आएगा। टॉटरिंग में 5 से 10% अगर राइज है तो टॉटरिंग में आएगा। और ये दोनों कंट्रोल हो सकता है, क्रीपिंग और टॉटरिंग। और हाइपर जो इन्फ्लेशन है वो बियॉन्ड 10% है, जो कि आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ये बेसिस ऑफ रेट के हिसाब से हो गया। और इन्फ्लेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिस ऑफ कॉज की वजह से, जो कि बिल्कुल सिंपल है। डिमांड पुल, जो अगर डिमांड बढ़ता है कोई भी सामान का तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कॉस्ट पुल, अगर कॉस्ट उसका बढ़ जाता है तो फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे वेदर चेंजेस हो गया या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कोई चेंज हुआ है या सीजनल चेंजेस हो गया तो इसमें भी प्राइस बढ़ता है। इसमें भी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये भी है। तो ये हो गया 3 टाइप का इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट एंड 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। बाकी और ऑफ इन्फ्लेशन अगर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो वर्ड आते हैं, जो यूपीएससी क्वेश्चन जो पूछता है इसमें, जैसे स्टैगफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि क्या है। रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन्फ्लेशन स्पाइरल हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेशन हो गया। तो ये आप चीज़ें पढ़ लें। और ये तो पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो पेरू के बारे में है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बिल्कुल आप वहाँ का सबसे पहले मैप देख सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, इसको ट्रिक याद रखने का। BBCCE करके है और इसका कैपिटल लिमा है और इसमें एक लेक टिटिकाका है जो कि पेरू में है। तो आप इसको देख सकते हैं, कल का वीडियो देख सकते हैं। और BBCCE करके इसका जो नेबरिंग कंट्रीज है उसको याद रख सकते हैं दोस्तों। जो आर्टिकल है वो हिंदी न्यूज़पेपर में आर्टिकल है अबाउट टॉयज सीज्ड इंडिया, लैक ऑफ BIS क्वालिटी। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो चेक करते हैं, क्वालिटीज़ वगैरह सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो BIS को आप देख लें एक बार, यूपीएससी क्वेश्चन इस टाइप में भी पूछ लेता है। तो BIS जो इंस्टीट्यूट हुआ था, इंस्टीट्यूटेड इन 1986 बट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा इन 2015, मतलब 2015 में। और ये फाइनली फोर्स में आया था 2017 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट के तहत, 2016 के तहत। और ये देता है, प्रोवाइड करता है क्वालिटी सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में दोनों में क्वालिटी सर्टिफिकेशन ही प्रोवाइड करता है। और ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो ये हुआ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड था। और पॉलिटी से रिलेटेड मुझे एक आर्टिकल मिला कि आर्टिकल 141 क्या डिफाइन करता है। तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट्स। क्योंकि ये बातें चल रही है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट। ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो है हमारे, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था, तो उसके रिगार्डिंग ये आया है 141 जो आर्टिकल है वो आप देख लें। और केशव नंदा भारती केस के बारे में आया था, जो हमारे VP हैं वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, रिमार्क एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक ऑन जुडिशियरी। वो 1973 जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो केशव नंदा भारती एक्ट है, उसको कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक, वो अटैक एक तरह का जुडिशियरी में। तो यू हैव टू नो अबाउट द अमेंडमेंट रिगार्डिंग शंकरी प्रसाद केस, आफ्टर दैट गोलकनाथ केस, केशव नंदा भारती केस, मिनर्वा मिल केस और वमन राव केस। तो ये एक सीक्वेंस में है, आप इसको याद रख सकते हैं। कहीं किसी एग्जामिनेशन में सीक्वेंस में दे देता है, कोई PCS एग्जामिनेशन में, और UPSC भी इससे क्वेश्चन पूछता है। तो केशव नंदा भारती केस यू हैव टू नो अबाउट दैट इट्स कम इन 1973। और ये सबसे बड़ा बेंच का जजमेंट था, सबसे बड़ा जजमेंट था, तभी इसको सबसे बड़ा कहते हैं। 15 जजेस का बेंच था ये। तो ये याद रखें, ये भी कोई पूछ लेता है। और इसको फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट केस, ये भी याद रखें आप। और इसमें इंट्रोड्यूस किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंदा भारती के जो 1973 है। आप इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बट विदाउट हार्मिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो इसमें वो जजमेंट आया था, पार्लियामेंट कैन टेक एनी फंडामेंटल राइट बट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देख लें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, राइट टू इक्वलिटी है, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, आप लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं। और अमेंडमेंट में एक सीक्वेंस में बता देना चाहता हूँ आपको, SGKMW, ये याद रख सकते हैं आप। इसको कोई कोड वर्ड बना के याद रख सकते हैं। मैंने SGKMW ऐसे याद रखा था तो याद हो गया। तो जो शंकरी प्रसाद केस है वो 1951 में आया था। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट था जो 1951 में हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत। तो शंकरी प्रसाद केस को आप याद रख सकते हैं। थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आप पढ़ लेंगे लक्ष्मीकांत से जाके। 11 चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगा। जो सेकंड जो अमेंडमेंट हुआ था, जो गोलकनाथ केस, जो 1967 में आया था, जो कि ये अमेंड किया था 17 अमेंडमेंट एक्ट 1964 को भी इसको अमेंड किया था। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक एनी ऑफ दिस राइट, तो ये इसमें था। आर्टिकल 13 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो वर्ड कहलाया था बाद में आर्टिकल 13। और आर्टिकल 368 जो कि गोलकनाथ के जो 24 अमेंडमेंट 1971 आया था, उसमें इसको वर्ड करार दिया गया था। उसके बाद फिर आ गया
1973 जो सब वर्ड करके फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर आया मिनरवा मिल केस, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद फाइनली जो आता है वमन राव केस, वमन राव केस भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर फर्दर क्लेरिफाइड दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आफ्टर 24 1973। तो ये था मिनोरमा मिल और वमन राव केस। तो इसको आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। ये था पॉलिटी रिलेटेड जो आर्टिकल था, मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आईआर से रिलेटेड। इसराइल का एक इशू आया था और इसराइल हमेशा इशू में ही रहता है। तो इसराइल का आप सबसे पहले बॉन्डिंग कंट्री देख लें। बॉन्डिंग कंट्रीज़ को याद रखने के लिए मैंने बनाया है इसका जो फार्मूला है SEJL। अगर आप इसराइल को वर्डिंग को देखें तो आई के बाद S है, S के बाद R, तो R तो है नहीं बॉन्डिंग कंट्री में, E और L है, SEL। तो SEL को ले सकते हैं और J ऐड कर सकते हैं आप। इसराइल का जो वर्डिंग है आई को छोड़ के S ले सकते हैं, फिर उसके बाद लास्ट का जो 2 वर्ड है EL वो रख सकते हैं आप, उसके बाद J ऐड कर सकते हैं जॉर्डन। तो अगर आप देखें S से सीरिया जो कि बॉर्डिंग कंट्री है, E से देखें इजिप्ट जो कि लास्ट का 2 वर्ड आप पकड़ना है इजिप्ट, और L से देखें लेबनान और J आपको ऐड करना है जॉर्डन। तो SELJ करके आप याद रख सकते हैं। और इसका जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। यहाँ पर डेट सी मैंने दिखा दिया है, इधर आपको डेट सी मिल जाएगा। ये वेस्ट बैंक है और वेस्ट बैंक भी हमेशा सुर्खियों में रहता है क्योंकि इसराइल है, फलस्तीन है, बड़ा सारा यहाँ पे दिक्कत है, मामला बड़ा पेचीदा चल रहा है। इधर मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं, इधर मेडिटेरियन सी है। तो फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बस सिंपल जो ट्रिक है वो SELJ है। EL जो लास्ट में जो 2 वर्डिंग है, S जो सेकंड लेटर है SEL और J करके जॉर्डन करके याद रख सकते हैं। और जो हमारा आखिरी आर्टिकल जो था जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा थोड़ा याद रखने में, जो PCS में भी काम आ जाता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि लंदन बेस्ड कंपनी है वो प्रिपेयर करती है। और जापान जैसा कि नंबर 1 टॉप पे रहता आ रहा है, शायद अमिताभ बच्चन का फैन हो ये, जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। और इंडिया का रैंकिंग 85 था और पिछले साल जो इंडिया का रैंकिंग था 87 था। और हमारे भाई जो पाकिस्तान है वो 106 में है, तो काफ़ी पीछे हैं, उनको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंडिया का रैंकिंग आप याद रख लें, 85 2023 का डेटा रिलीज हो चुका है। ये रहा दोस्तों आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।